वेलकम टू स्पार्क ग्रेड एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है साना साना हाथ जोड़ी कृतिका क्लास 10 चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है? तो आप जानते हैं झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? मेहनतकश का मतलब होता है मेहनती लोग। तो गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से आरामदायक बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग-अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो अब जैसे कि कहानी आप पढ़े होंगे, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है और वो भी क्या उनकी आत्मा की शांति के लिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर मंत्र लिखी हुई 108 पताकाएं भी फहराई जाती है, जिन्हें उतारा नहीं जाता। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। और अगर कोई शुभ कार्य का आरंभ करना हो तो वैसे अवसरों पर रंगीन पताकाएं भी फहराई जाती है। देखिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो करना बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगला सवाल देखते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी? जैसा कि आप जानते हैं, जितेन नार्गे लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारी किस प्रकार दी? तो पहला वो बोला करते, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियां हैं। शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध की अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती है, वो भी कितनी? 108। रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती है। यहाँ यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चरबीला आदमी नहीं मिलता। साथ ही नार्गिन ने उत्साहित होकर कटाओ के बारे में भी बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, जो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। अगला सवाल है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो जैसे कि चक्र को देखकर लेखिका ने पूछा, तब पता चला उसे कि यह तो धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन नार्गे की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा थी। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य भी अवधारणाएं जैसी एक ही जैसी थी। अगला सवाल है। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए ये बताना है कि कुशल गाइड के क्या क्या गुण होते हैं। तो ठीक है। जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। कम गाइड का मतलब है कि ड्राइवर वो था और गाइड मतलब नाम का ड्राइवर और काम का अच्छा गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे जिस वजह से उसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उनमें उसमें प्रायः गाइड के सभी गुण थे।
जैसे एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि नार्गे में बहुत थी। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियां की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। ठीक है। साथ ही वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह का आत्मीय संबंध जितन नार्गे के साथ था। कुशल गाइड में मीठा बोलने की अद्भुत कला होती है। वह पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। उसी प्रकार पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को भी बढ़ा देता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर वो चढ़ती जाती, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता। छोटी-छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, घाटियां और गहरी होती जाती हैं, पाताल नापने लगती हैं, वादियां चौड़ी होने लगती है, जिनके बीच रंग-बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है और ये सब देख करके लेखिका के मन को वह मोह लेती है। अगला सवाल है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन किसी ऋषि की तरह शांत होकर लेखिका सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त, देखिए अभिशप्त का अर्थ होता है शापित, तो किसी शापित राजकुमारी राजकुमारी जैसी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा उन्हें आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। भीतर की सारी दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हो। उनका मन हुआ कि यह अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार वह हमेशा सुनती रहे। अगला सवाल, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी, देखिए कोमलांगी का यहाँ अर्थ हो जाता है जिनका हाथ कोमल होता है और वह अब उस हाथों से कोई कड़ा काम कर रही हो, कोई हार्ड वर्क कर रही हो। तो पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। जैसे कहानी में आपने देखा होगा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथ कुदाल और हथौड़े में हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर तो डोको डोको जो होता है एक बड़ी टोकरी होती है जिनमें वे अपने छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रही थी कि नदी फूलों वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गीय सौंदर्यों के बीच भूख मौत दैन्य और जीविका के बीच जंग एक जारी रही है। अगला सवाल है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? तो सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। जैसे कि वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न हैं, यहाँ तक कि वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बात करते हैं और प्लस वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते हैं, उत्साह से भरपूर वे सभी होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन के आधार पर आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है, यह आपको बताना है। तो सवाल है,
तो आंसर होगा किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने तो नहीं आता, लेकिन कई तरह के वो काम कर जाती हैं। जैसे आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि का कार्य करने वाले, ये सभी लोग आते हैं। अपनी युमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और यह वृद्धि जो है सीधा सीधी देश की प्रगति पर असर करेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा हुआ धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। दूसरा, यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग न करें। जहाँ तक संभव हो पैदल या ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करें। साथ ही पॉलीथीन अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन-कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किम युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। यानी कि प्रदूषण होने की वजह से लेखिका को 500 मीटर ऊपर जाना पड़ा। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर, उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। ठीक है। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। कैसे? इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है क्योंकि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाए तो व्यावसायिक कारण हो जाए तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। लोग इधर उधर प्लास्टिक वगैरह फेंकेंगे और वहाँ की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न तो होता है, साथ ही साथ मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता भी है। कटाव में दुकान ना होने से व्यावसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता भी बची है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की? तो प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूपों में गिरकर जल का भंडारण करती है। बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। हिममंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं जो गर्मियों में
जल धारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती हैं और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जलवाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संसाधन तथा वितरण की व्यवस्था की है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहां तापमान माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए अनेक विषमताओं, देखिए विषमताओं का मतलब है एक अलग तरह की कठिनाई मिलती है जिनको जूझते हुए वे सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा यह दायित्व होना चाहिए कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले महारथी के रूप में आदर और सम्मान दें। आज का ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू।